तुम लोगों को ये आइडिया नहीं है कि अब मैंने अपनी इज्जत करना सीख ली है। मैं रोशनी का वो जर्रा हूं जिसमें महादेव बसते हैं। और ये बात भी सही है, अगर मैं खुद अपनी इज्जत नहीं करूंगा तो ये जमाना मेरी इज्जत क्या करेगा। मेरी हर एक सांस मेरी एक पूजा है और हर एक कदम एक मिसाल। और अब तुम देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। शिवाय के तेवर आज कुछ बदले से लग रहे थे, लेकिन शिवाय की ये बात सुनकर नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ा। तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? पूरा इंदौर जानता है कि तुम्हारी क्या औकात है। आए बड़े मुझे सच्चाई पे लेक्चर देने वाले। हाँ, मैंने अपनी इज्जत खोई है, तुम्हारे सामने, तुम्हारे परिवार के सामने और यहां तक कि पूरे शहर के सामने। ये मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया नंदिनी। मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे एफर्ट्स करता था, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है नंदिनी, मुझे मजा आता है लोगों की गालियां सुनने में? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुम्हें वो नहीं दिखा। तुम्हें सिर्फ वो दिखा जो तुम्हारी मां ने तुम्हें दिखाया, जो इस शहर ने तुम्हें दिखाया। तुम मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई नंदिनी, कभी नहीं। लेकिन महाकाल की सौगंध, अब मैं खुद की नजरों में और जलील नहीं होना चाहता। शिवाय पिछले एक दिन में इतना कुछ झेल चुका था कि उसके अंदर आत्मा का दर्द उसके शरीर के दर्द से ज्यादा था, पर वो जलील लोग उसकी इस हालत के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। मुझे तुम्हारा प्यार कभी चाहिए ही नहीं था। पहले दिन से मैं तुमसे नफरत करती थी। पता नहीं दादाजी को क्या नजर आ गया तुमने कि तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। और क्या कहा तुमने? छोटे छोटे फोर्स क्या थे? लास्ट गिफ्ट तुमने मुझे एक नकली पर्ल का नेकलेस दिया था। नकली था वो, सुन रहे हो? मुझे बस तुमसे छुटकारा चाहिए। छुटकारा जरूर मिलेगा नंदिनी, क्योंकि अब तुम्हें ये इंसान जो मिल गया है। शिवाय ने यश की तरफ इशारा करते हुए नंदिनी से कहा, जो तुम्हें वो सब कुछ देगा जो मैं कभी नहीं दे पाया। तुझसे ज्यादा खुश रखूंगा इसे। और यू नो व्हाट, मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगता। अगले हफ्ते नंदिनी का बर्थडे है, देखना मैं नंदिनी की इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूं ना कि सब देखते रह जाए। तभी तीखी नोकझोंक के बीच रेखा भी वहां आ गई और नंदिनी के हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। भिखारियों के मुंह नहीं लगते नंदिनी, चलो। और शिवाय और यश आमने सामने खड़े थे। यश खुद को अकेला पाकर हड़बड़ा गया और कुछ सोचते हुए उसने चिल्लाकर नंदिनी से कहा, ओके नंदिनी, मैं कल आता हूं। कल डिवोर्स के लिए रेडी रहना, और हाँ, अपनी बात से मुकर मत जाना। वहीं खड़ा सोचता रहा कि क्या सच में पैसों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को बदल सके? क्या आज के समय में किसी को प्यार की कदरें नहीं रही? लेकिन शिवाय हार मानने वालों में से नहीं था। वो इन सवालों का जवाब ढूंढ कर ही रहेगा। आखिर शिवाय था तो खिलाड़ी ही, ना हारने वाला जाबाज खिलाड़ी। शिवाय ने अपने स्कूटर को एक खाली गली में रोका। उसने अपनी स्कूटी की डिक्की से रूबिक्स क्यूब निकाली और ठंडी हवा लेते लेते सॉल्व करने लगा। तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे रास्ता मिल चुका था। अपनी जेब से फोन निकालकर वो किसी को फोन करने लगा। उसने इंदौर के सियागंज में एक 52 मंजिला बिल्डिंग में कॉल लगाया था। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी, जिसका नाम था इंडस ग्रुप। हेलो, दिनेश जी से बात हो सकती है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। शिवाय,
शिवाय माहेश्वरी। हफ्ते हुए एक 50 साल के आदमी ने यह कहा। शिवाय का नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सर पर पसीना चमक रहा था। दिनेश जी, आपसे एक काम था। बिल्कुल सर। लेकिन सर, इतने साल आप कहाँ थे? शिवाय की आवाज में बदलाव आ चुका था। रौबदार आवाज में उसने कहा, दिनेश जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर में सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, किडनैपिंग वाला, उसमें शामिल वो लड़की बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और लड़की थी? सर, 12 साल पहले का इंसिडेंट का पता लगाना तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप नंदिनी बजाज को कैसे जानते हैं? मैं नंदिनी बजाज को कल डिवोर्स देने वाला हूं और सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूं। यह सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। दिनेश ने एक लंबी सांस ली। शिवाय से बात करके उसकी खुशी दोगुनी हो गई। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, सुनो, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को बोल दो हम एक बोर्ड मीटिंग रखने जा रहे हैं और सबसे कह देना कि हमारे बॉस लौट आए हैं। शिवाय ने सॉल्व किया हुआ रूबिक्स क्यूब देखा। उसके चेहरे पर एक साफ मुस्कान थी। नंदिनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। तुम्हें रानी बना के रखता मैं अगर तुम मेरी बात सुन लेती तो। लेकिन महाकाल की कसम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या खोया है। आगे आगे देखो होता है क्या। खेल तो अब शुरू हुआ है। इस समय दुनिया के हर कोने में मौजूद इंडस ग्रुप के लोगों को मैसेजेस आने लगे थे। चाहे वो कहीं भी हो या उनकी पहचान कुछ भी हो, सभी को अपने फोन पर एक मैसेज मिला। मैसेज फ्रॉम इंडस ग्रुप, शिवाय माहेश्वरी इज बैक। इस हड़बड़ी में देव अंदर आया। क्या बात है? इतना हंगामा क्यों हो रहा ऑफिस में? देव वही लड़का था जिसने नंदिनी को 7 सोने का ऑफर उस पार्टी में दिया था और दिनेश देव का चाचा था, जिस बात से शिवाय अनजान था। ये तेरे सर पे चोट कैसी? देव ये जानता था कि उसके चाचा उससे ये सवाल जरूर पूछेंगे। अब कुछ नहीं, वो एक पार्टी में गया था, थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। ये सुनकर दिनेश की भाव तुरंत बदल गई। नाम बोल उसका। इंदौर शहर में किस माइकलाल में हिम्मत है कि तुझ पे हाथ उठा सके? देव बताना तो चाहता था, लेकिन बताता भी तो क्या कि एक निकम्मे पति से मार खाई थी उसने। ये उसकी शान के खिलाफ था। वो एक लड़का था और उसके कुछ दोस्त थे। अकेला होता तो बताता। देव हिचकिचा रहा था। दिनेश को इस बात की भनक लग चुकी थी। क्या चाहिए बोल। देव हिचकिचाते हुए बोला, चाचा, आपके फोन में उन लोगों के नंबर है ना जो मेरे लिए उस लड़के के हाथ पैर तोड़वा सकते हैं? आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं? मेरा एक काम करवाना था मुझे। देव की बात सुनते ही दिनेश ने धीमी आवाज में उसे समझाया, तू मेरे बेटे जैसा है इसलिए बता रहा हूँ। अभी हालात ठीक नहीं है, कुछ उलट पुलट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुन के देव ने अपनी बात पर थोड़ा और जोर दिया। चाचा प्लीज, मुझे सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़वाने हैं और कुछ भी नहीं। दिनेश अब भी मना नहीं कर पाया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे देने लगा, पर तभी हाथ वापस खींच लिया। नाम क्या है उसका? नाम नहीं पता मुझे, मेरी क्लासमेट का पति है, मामूली आदमी, कुछ ज्यादा नहीं। एक बात और, अगर कुछ कांड हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर याद रखना, ये चाचा नहीं होगा तेरा। देव ने ये बात समझाने का नाटक किया और तुरंत वहां से निकल गया। टांग किसे तोड़वानी है? मुझे तो उसकी लाश चाहिए। इसी सोच के साथ देव ने दिनेश के फोन से कॉल किया। हेलो, एक आदमी की सुपारी देनी है, सीधा लाश चाहिए, बदले में 20 लाख रुपए दूंगा। देव ने फोन कट किया। पुलिस से तो बच गया, अब हेडशॉट से कैसे बची? उसको क्या मालूम था कि वो किससे भिड़ रहा था। अपने कर्मों से अनजान देव मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया।
वहीं दूर ग्वालियर राजमहल से एक गाड़ी इंदौर के लिए निकल चुकी थी। राजगुरु को उनके बॉडीगार्ड ने कहा, सर कल के सफर का इंतजाम हो चुका है, हम सुबह 9 बजे इंदौर पहुंच जाएंगे। आज राजगुरु की आंखों में आंसू थे। बॉडीगार्ड ने आंसू देखकर राजगुरु से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ बात है क्या, आपकी आंखों में आंसू? जब से शिवाय को देखा तब से खुशी के ये आंसू थम नहीं रहे हैं। इतने सालों से इंतजार था इस पल का, 3 साल हो गए उसे देखे बिना, और अब कल उसे देखना नसीब होगा। जय महाकाल, जय महाकाल की जय। इंदौर के विजयनगर में एक होटल में शिवाय ने चेक इन किया। रूम में जाते ही वो बेड पे बैठ गया। इस वक्त शिवाय के मन में काफी सवाल थे। कहीं नंदिनी वही लड़की तो नहीं? अगर नंदिनी वही लड़की हुई तो कैसे अपना पाऊंगा मैं उसे? मेरी इज्जत का क्या होगा? सही कर रहा हूं या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इन्हीं सवालों से परेशान होकर शिवाय ने अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महाकाल, मैं सब आप पर छोड़ रहा हूं। फिर आंखें खोल के उसने कहा, कल कोर्ट में मिलते हैं नंदिनी बजाज, तैयार रहना। क्या होने वाला था कल कोर्ट में? और तो और क्या संबंध था शिवाय के ग्वालियर के राजमहल के राजगुरु के साथ? एक आदमी और कई सारी पहचान। आखिर है कौन शिवाय माहेश्वरी? और ये हेडशॉट कौन था जो शिवाय की जिंदगी में मौत का तांडव करने वाला था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।